हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इस पर्टिकुलर चैप्टर में टोटल 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। जो 5th लेक्चर था अपना, उसमें नस्ट इक्वेशन लास्ट टॉपिक था। नस्ट इक्वेशन क्या है अपने पास? नस्ट इक्वेशन क्या करता है कि कोई भी गैल्वेनिक सेल अगर आपको दे रखा है तो उस पर्टिकुलर गैल्वेनिक सेल का सेल पोटेंशियल क्या होगा एट एनी स्टेट। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो सकती है, टेम्परेचर सिस्टम का कुछ भी दिया जा सकता है, और अगर कहीं गैसियस कंपोनेंट है तो उस गैसियस कंपोनेंट का जो प्रेशर है वो भी कुछ भी दिया जा सकता है। एट एनी स्टेट गैल्वेनिक सेल का सेल पोटेंशियल निकालना है तो नस्ट इक्वेशन काम में आएगा। नस्ट इक्वेशन क्या है? ई सेल दैट इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF मल्टीप्लाइड बाई लॉग Q। Q अपने पास क्या होता है? रिएक्शन क्वोशिएंट। सेल का जो रिएक्शन होता है उसका रिएक्शन क्वोशिएंट हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरफ बना सकते हैं, और अगर यहां पर सारी वैल्यूज करेक्ट तरीके से पुट कर देंगे तो सेल पोटेंशियल अपने पास आ जाएगा। ई नॉट सेल कितना होता है बेटा? SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का फिक्स होता है, क्वेश्चन में मिलता है अपन को। फिक्स क्यों होता है? क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए आपके पास जो कंडीशंस है वो फिक्स होती है, स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है। सही है। नस्ट इक्वेशन को यूज करते हुए लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज वापस से हम कुछ क्वेश्चंस करते हुए इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डेनियल सेल रिएक्शन। डेनियल सेल किसका बनता है? पहली बात तो डेनियल सेल कौन सा होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है या गैल्वेनिक सेल होता है? गैल्वेनिक सेल होता है। गैल्वेनिक सेल क्या करता है कि एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो डेनियल सेल में अपने पास जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है और इस पर्टिकुलर सेल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। तो बात यहां पे वापस से वही आ गई कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का किसी ना किसी के साथ रिलेशन तो होना ही चाहिए। ठीक है। तो हमने जितना भी सीखा अभी तक उसमें ई सेल का अपने पास डेल्टा जी के साथ रिलेशन है, और आप चाहे तो डेल्टा जी का ई सेल के साथ जो रिलेशन होता है उससे इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन भी बना सकते हैं। इक्विलिब्रियम होता है तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है? 0। डेल्टा जी इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? माइनस NF ई सेल। और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 है, इसका मतलब ई सेल का वैल्यू क्या होना पड़ेगा? 0। एट इक्विलिब्रियम सिस्टम मतलब कि गैल्वेनिक सेल में से कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होता है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है, क्योंकि उसका सेल पोटेंशियल कितना आ जाता है? 0। तो पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि इसी कंडीशन को यूज करते हुए अपने पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आंसर आने वाला है। ई सेल 0 हो जाएगा। ठीक है, ये लो। अगर ई सेल 0 हो गया और इक्विलिब्रियम की बात चल रही है तो इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन क्वोशिएंट Q के वैल्यू को क्या बोल देंगे अपन? के इक्विलिब्रियम। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ई नॉट सेल that is equal to 2.303 RT divided by NF log के इक्विलिब्रियम। और अगर मान लो कि टेम्परेचर की वैल्यू मेंशन नहीं है तो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी लेते हैं अपन? 298 केल्विन। तो 2.303 R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये हो गया 298 केल्विन। फैराडेस कांस्टेंट हो गया 96500 कूलम। इन सबको मिला के क्या बन जाता है? 0.0591 डिवाइडेड बाई n log के इक्विलिब्रियम दैट इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल की वैल्यू हम बता सकते हैं क्योंकि कैथोड और एनोड हमें पता है यहां से, और कैथोड और एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल काम में आता है ई नॉट सेल निकालने के लिए, वो भी दे रखा है। केवल आपको इक्वेशन बनानी है और उस इक्वेशन में से ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। ई नॉट सेल का वैल्यू पता चल जाएगा, उसके बाद इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का वैल्यू आ जाएगा। तो आइडेंटिफाई कर लो। वैसे ही पता होता है कि जिंक वाला क्या होता है? एनोड। जिंक 2+ में जा रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया? एनोड।
कॉपर 2+ से 0 में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन खा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? रिडक्शन। और रिडक्शन मतलब ये क्या हो गया? कैथोड। डेनियल सेल का ई नॉट सेल कितना आता है? 1.1 वोल्ट, वही आएगा अभी। ई नॉट सेल एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। कैथोड है अपने पास कॉपर वाला, कॉपर का ये एसआरपी दे रखा है क्या? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन, तो मतलब ये एसओपी दे रखा है, तो एसआरपी कितना होगा? 0.34 वोल्ट। सही है। जिंक का भी क्या दे रखा है? ऑक्सीडेशन के टर्म में दे रखा है, मतलब एसओपी दे रखा है, तो एसआरपी कितना हो जाएगा? -0.76 वोल्ट। सॉल्व करेंगे तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल कितना आ गया? 1.1 वोल्ट। वैल्यू पुट किया 1.1 इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाई एन। अब वापस से यही बात आ गई कि आपको सेल रिएक्शन बनानी पड़ेगी, तब जाके आपको पता चलेगा कि सेल की रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो ठीक है, वैसे तो हमें पता ही है कि जिंक क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को कौन खा रहा है? कॉपर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्वॉल्व इन डेनियल सेल रिएक्शन इज 2। लेकिन फिर भी देख लेते हैं, जिंक से बन रहा है जिंक 2+ बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे? 2। कॉपर 2+ से बन रहा है कॉपर, तो कॉपर 2+ को यही 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे ताकि कॉपर सॉलिड बन जाए। कैथोड और एनोड की रिएक्शन को मिलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, डिजायर्ड रिएक्शन अपने पास सेल का आ जाएगा। लेकिन आप देख लीजिए, चाहे कैथोडिक हाफ में नोटिस कीजिए चाहे एनोडिक हाफ में नोटिस कीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्वॉल्वड इन सेल रिएक्शन कितने आ रहे हैं? 2। आगे लॉग के इक्विलिब्रियम सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा अपने पास 2.2 डिवाइडेड बाई 0.0591 इज इक्वल टू लॉग के इक्विलिब्रियम। 0.0591 का डिवाइड करेंगे अप्रोक्सीमेट 37.62 ऐसे कुछ आएगा इसका। 37 लेट अस से कि 26 इस तरीके से वैल्यू आने वाली है लॉग के इक्विलिब्रियम। अब आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा? 37.26 का एंटीलॉग लेना पड़ेगा। तो एंटीलॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा? 37 प्लस 0.26। 0.26 का एंटीलॉग कितना होता है नहीं पता, तो इसको मान लेते हैं ना 0.3 मान लेते हैं। 0.3 का एंटीलॉग कितना होता है? 2। और 37 का एंटीलॉग कितना हो जाएगा? 10⁻37 प्लस की जगह यहां पे क्या आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको बताना है यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। तो कई लोगों को लग रहा है कि सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमें पता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिखा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं है बेटा। वो क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कंडीशंस आपने स्टैंडर्ड रखी है, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर 1 बार और टेम्परेचर मोस्टली कितना रखा हुआ है? 298 केल्विन। बाकी टेम्परेचर कोई भी स्पेसिफाइड टेम्परेचर हो सकता है। उस कंडीशंस पे इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल आपने निकाल के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अरेंज किया है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या तो आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में मिलेगा या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में मिलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है। और अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब बता सकते हैं? जब स्टैंडर्ड स्टेट को हटा के कोई भी स्टेट ले आए, जैसे कि टेम्परेचर चेंज कर दें, प्रेशर चेंज कर दें, मोलर कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दें, तो उस समय पे इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है इन्हीं सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स अगर आप चेंज कर दोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नया वाला ज्यादा होगा कि कम होगा, कौन बताएगा? नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF लॉग Q। नर्स्ट इक्वेशन जब लास्ट लेक्चर में पढ़ा था तो मैंने बताया था कि नर्स्ट इक्वेशन को कंप्लीट गैल्वेनिक सेल के लिए भी लगाया जा सकता है। कंप्लीट गैल्वेनिक सेल के लिए लगाएंगे तो क्या मिलेगा? सेल का पोटेंशियल मिलेगा। और चाहे तो नर्स्ट इक्वेशन को हाफ सेल के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। हाफ सेल के लिए यूटिलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा? हाफ सेल मतलब कि क्या होता है? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मिलेगा। तो ये वर्ड हटा दो यहां पे फिलहाल।
इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आपको किसी भी स्टेट पे अगर बताना है तो सबसे पहले तो उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट पे पता होना चाहिए, या क्वेश्चन में आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज करना है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया जा सकता है। अगेन इक्वेशन में क्या क्या आप पुट करना है, एन मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन बोल रहा हूं यहां पे, कंप्लीट सेल रिएक्शन नहीं बोल रहे, क्योंकि कंप्लीट सेल के लिए यह टॉपिक ही नहीं है अभी। सिमिलरली क्यू की वैल्यू क्या होगी, उस हाफ सेल की जो रिएक्शन लिखोगे उस रिएक्शन के लिए रिएक्शन क्वोशिएंट क्यू का वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यूज करते हुए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बता सकते हैं या रिडक्शन पोटेंशियल बता सकते हैं? कोई भी बता सकते हो। अगर आप हाफ सेल को एज अ एनोड ट्रीट करना चाहते हो तो एज अ एनोड मतलब कि ऑक्सीडेशन की तरीके से उसका रिएक्शन लिखोगे। रिएक्शन लिखने के बाद आपके पास आंसर कैसा आएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड को आप एज अ कैथोड ट्रीट करना चाहते हो तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन की तरीके से इक्वेशन को लिखोगे और उसके बाद वैल्यूज यहां पर उसी तरीके से पुट करनी पड़ेगी, तो आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल का आंसर आएगा। सही है? तो ऐसा करते हैं अपन, टोटल 5 टाइप का इलेक्ट्रोड हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। उन 5 टाइप के इलेक्ट्रोड का एक बार वापस से रिकैप कर लेते हैं और इससे क्या होगा कि हमें वापस से रिकॉल भी हो जाएगा इलेक्ट्रोड और साथ ही साथ उन पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना भी आ जाएगा। तो सबसे पहला इलेक्ट्रोड अपने पास क्या है, कौन सा है? सबसे सिंपल वाला होता है कि एक सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर मेटल की रोड को डिप कर दिया जाए, सॉल्ट सॉल्यूशन किसका होता है, मेटल वाला ही होता है। क्या बोलते हैं उसको, मेटल सॉल्युबल सॉल्ट। सही है? तो जैसे मान लो कि कोई मेटल मान लेते हैं, मेटल की रोड मान लेते हैं M और इसको इसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करना है। मान लिया कि मेटल की जो आदत है या उसकी वैलेंसी है 2, तो मेटल क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके M2+ बनाएगा। तो यहां पर M2+ आयन के सॉल्ट सॉल्यूशन होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं कि मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड के लिए आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे रखा है। चलो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप बताओगे तो किसकी टर्म में बताना चाहते हो, या कौन सा पूछूं मैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल? लेट अस से कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ लेते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो उसको कैसे इंडिकेट करेंगे? पहली बात तो E0 नहीं लिखेंगे क्योंकि E0 तो हमें मिला ही हुआ है। कैसे इंडिकेट करेंगे? E से। इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन आप बताइए। तो मेटल से क्या बन सकता है, या तो मेटल का आयन या मेटल के आयन से क्या बन सकता है, मेटल। यही 2 रिएक्शन होती है, एज अ कैथोड एज अ एनोड। मेटल से क्या बनेगा, मेटल 2+। ये क्या हो गया अपने पास, ऑक्सीडेशन। तो इंडिकेट करने का तरीका क्या होगा, M2+ एक्वस आयन, ये बताना है। तो M2+ आयन दैट इज इक्वल टू E0 M2+ आयन, ये दिया हुआ है, माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF log Q। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर हाफ रिएक्शन, N का वैल्यू पुट करना है और रिएक्शन क्वोशिएंट Q का वैल्यू पुट करना है। तो आपके पास ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। और ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे इंडिकेट किया गया है, ऑक्सीडेशन की टर्म में। तो आप इसको क्या बोल दोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या वैल्यू है। तो सबसे पहले तो आप इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का इक्वेशन लिखो। ऑक्सीडेशन की टर्म में लिखना है क्योंकि वही पूछा गया है। तो क्या लिखोगे, M सॉलिड से क्या बन गया अपने पास, M2+ एक्वस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इस हाफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, 2। तो M की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, 2। सिमिलरली रिएक्शन क्वोशिएंट Q का वैल्यू एकदम K इक्विलिब्रियम के जैसा ही एक्सप्रेशन होता है, बस K इक्विलिब्रियम में रिएक्टिंग स्पीशीज का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन होता है और Q में एट एनी टाइम T कॉन्सेंट्रेशन पुट किया जाता है। तो क्या लिखा जाएगा, M2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 1 डिवाइडेड बाय M, तो यहां पे किसमें, सॉलिड, प्योर सॉलिड है। प्योर सॉलिड का एक्टिविटी कितना होता है, 1, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, या 1 से डिवाइड कर दो तब भी उतना ही आंसर है। तो Q का वैल्यू कितना हो गया, M2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 1।
ये सारी वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपके पास इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा। काफी इजी है। सेकंड इलेक्ट्रोड पे आते हैं। सेकंड इलेक्ट्रोड अपने पास है गैस इलेक्ट्रोड। सही है। कौन सी गैस इलेक्ट्रोड करें? लेट अस से कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे ही डील कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अपने पास कैसा होता है? एक कंटेनर होता है जिसमें H+ आयन का सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन गैस से क्या बनेगा? H+ आयन, या H+ आयन से क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। और इस कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन गैस एंटर करेगा। यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा उन्हें आउटर सर्किट में कौन कैरी करेगा? प्लैटिनम वायर। क्योंकि गैस से तो आप कनेक्शन बना नहीं सकते, तो ये प्लैटिनम वायर है और ये सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब कि H+ आयन के सॉल्यूशन तक डिप कर रखा है हमने। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या तो रिडक्शन वाला या ऑक्सीडेशन वाला कितना मान के चलते हैं? 0, पता है हमें। अब आपको क्या करना है? किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना एट एनी स्टेट। कौन सा वाला बताएं? इसमें हमने ऑक्सीडेशन वाला बताया था, तो ऐसा करते हैं कि इसमें रिडक्शन वाले से प्रोसीड करते हैं। तो रिडक्शन के लिए आप कैसे लिखोगे? H2 से H+? नहीं, ये तो ऑक्सीडेशन होता है, तो क्या लिखना पड़ेगा? H+ से H2 +1 ऑक्सीडेशन से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, तो इसी को क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो आपको क्या बताना है? EH+ से H2। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? EH+ से H2 जाना है, तो क्या पता होना चाहिए? E0H+ से H2 विच इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो कितना होता है? 0। रिडक्शन की टर्म में चल रही है अभी गाड़ी। -2.303 RT डिवाइडेड बाय NF log Q। अगेन N और Q का वैल्यू पुट कर दिया, तो यहां पर भी इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल एट एनी स्टेट बता देंगे। चलो रिडक्शन की टर्म में लिखना है, तो रिडक्शन की टर्म में इक्वेशन को क्या लिखा जाएगा? H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके क्या बना लेंगे? H2 गैस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और Q की वैल्यू देख लेते हैं। प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में अपने पास कौन है? हाइड्रोजन गैस। गैस के लिए क्या एक्टिविटी लिखा जाता है? पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस रेज़ टू पावर 1 डिवाइडेड बाय H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 2, क्योंकि H+ आयन के सामने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना यूज किया गया है? 2। गैस इलेक्ट्रोड भी काफी इजी था। थर्ड इलेक्ट्रोड पे आते हैं और उसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताएंगे यूजिंग नर्स इक्वेशन। और इन सारी इलेक्ट्रोड को बारी बारी से पढ़ने से फायदा क्या हो रहा है कि वापस से इन इलेक्ट्रोड को कैसे लिखा जाता है वो रिकॉल हो रहा है। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन अपने पास कौन सा है? मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। इनसॉल्युबल या स्पैरिंगली सॉल्युबल भी बोल सकते हैं। मेटल की रोड है और उस मेटल की रोड के ऊपर क्या चिपका हुआ होता है? उसका प्रेसिपिटेट या इनसॉल्युबल सॉल्ट। पानी में सॉल्युबल नहीं होना चाहिए। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल अपने पास क्या था कि मेटल की रोड कौन सी हो? सिल्वर की, और उसके ऊपर कौन चिपका हो? सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड हो सकता है, सिल्वर आयोडाइड हो सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे वाटर में इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं। कैसा इलेक्ट्रोड होता है वापस से पता होगा। कंस्ट्रक्शन कैसी होती है? कंटेनर होता है, ये सिल्वर की रोड है, इस सिल्वर की रोड के ऊपर मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का पेस्ट होता है। लेट अस से कि किसका? सॉल्ट AgCl। और इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन किसका होता है? तो बता रखा है कि जो सिल्वर का इनसॉल्युबल सॉल्ट है, उस इनसॉल्युबल सॉल्ट के अंदर जो एनायन है Cl- आयन, यहां पर उसी का इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए। तो Cl- कहां से आ सकता है? KCl NaCl जहां से लाना है ले आओ, लेकिन Cl- आयन यहां पर होना ही चाहिए। ये अपने पास कंस्ट्रक्शन है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का। अब आपको क्या पता करना है? रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कुछ भी पता किया जा सकता है एट एनी स्टेट। लेट अस से कि मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं, तो ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन खाना है, तो Ag+ से कहां जाएगा? Ag0 में। Ag+1 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कहां जाएगा? सॉरी, रिडक्शन की बात है, ये इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करना मतलब कि रिडक्शन। तो कहां जाएगा? Ag0 में।
लेकिन Ag प्लस आयन की यहाँ पे प्रेजेंस नहीं होती है, ये केवल आपके पास एक हिंट है, याद आ रहा होगा। तो ये रिएक्शन मैं कैसे लिख सकता हूं, AgCl सॉलिड प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, उससे क्या बनेगा Ag सॉलिड। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए Cl माइनस आयन यहां पे लग चुका है। तो ये इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन इस इलेक्ट्रोड का इक्वेशन हो गया। तो इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन अगर अपने पास इक्वेशन है तो आप क्या निकाल सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, और उसी तरीके से आपको इंडिकेट भी करना है। तो इसको इंडिकेट करता हूं मैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या बन रहा है, Ag प्लस AgCl के अंदर प्रेजेंट है और उससे क्या बन रहा है, Ag सॉलिड इज इक्वल टू E नॉट AgCl सॉलिड टू Ag सॉलिड, यह वैल्यू बता रखी होती है, माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF log Q। N का वैल्यू कितना है, 1, सही है, और Q का वैल्यू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट Ag और AgCl तो दोनों क्या है, सॉलिड है, इनकी एक्टिविटी कितनी आएगी, 1। तो केवल किसका कॉन्सेंट्रेशन आएगा, Cl माइनस एक्वस का। तो Q कितना हो गया अपने पास, Cl माइनस एक्वस का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 1। N की वैल्यू पुट कर दो, Q की वैल्यू पुट कर दो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर दो, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा एट एनी टेम्परेचर, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, एट एनी प्रेशर। सही है। एक और इलेक्ट्रोड देख लेते हैं हम, दैट इज रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। रिडॉक्स इलेक्ट्रोड का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताते हैं और कंडीशंस वापस से चेंज करना ही पड़ेगा। स्टैंडर्ड कंडीशन में तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही मिल जाएगा। तो रिडॉक्स इलेक्ट्रोड अपने पास कैसा होता है कि एक कंटेनर होता है और कंटेनर में जो भी आयन रिडॉक्स रिएक्शन कर रहे हैं उन आयंस की प्रेजेंस होती है। अब आयंस अगर यहां पे रिडॉक्स रिएक्शन कर रहे हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करेंगे या रिडॉक्स रिएक्शन करने के बाद इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। इन एनी केस यहां से इलेक्ट्रॉन्स को आउटर सर्किट में अगर ले जाना है तो कौन लेके जाएगा, सॉल्यूशन से थोड़ी बनाया जा सकता है कनेक्शन। कनेक्शन किससे बनता है, कंडक्टिंग वायर से। तो वायर यहां पे हम इस्तेमाल करते हैं, लेट अस से कि प्लैटिनम वायर। अगेन प्लैटिनम वायर की रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, तो इस टाइप के इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या करता है, केवल सर्किट को कंप्लीट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का काम करता है, लेकिन खुद सेल की रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब बताइए कौन सी रिडॉक्स इलेक्ट्रोड ले, थोड़ा डिफिकल्ट कर देते हैं। पहले तो रिडॉक्स इलेक्ट्रोड में हमने कौन से आयन रखे थे, Fe3+ आयन और Fe2+ आयन। इस बार ऐसा करते हैं कि डाइक्रोमेट आयन पे आते हैं, और डाइक्रोमेट आयन क्या होता है, Cr2O7 2- आयन, और जब ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद क्या होता है, रिड्यूस। खुद रिड्यूस होके +6 से कहां चला जाता है, +3 में। तो इन दोनों एक्वस आयंस की प्रेजेंस यहां पे है। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको बताना है, तो बताइए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किसकी टर्म में लिखें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके टर्म में लिखें, लेट अस से कि रिडक्शन की टर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन की टर्म में लिखेंगे तो रिडक्शन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो क्रोमियम क्रोमेट आयन में +6 में है, 3 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करेगा तो कहां चला जाएगा, क्रोमियम 3+ में। इसकी टर्म में आपको रिडक्शन की टर्म में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। तो लिखो इसको, E Cr2O7 2- to Cr3+, +6 से +3 जा रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ही लिखा जा रहा है, इज इक्वल टू E नॉट Cr2O7 2- / Cr3+, ये पता होता है, माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF log Q। N और Q की वैल्यू चाहिए बस। अब N की वैल्यू आपको बताने के लिए रिएक्शन को कंप्लीटली बैलेंस करना पड़ेगा। तो Cr2O7 2- आयन से क्या बन रहा है अपने पास, क्रोमियम 3+ आयन। बैलेंस करो, क्रोमियम बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, और अब चार्ज बैलेंस हो गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट यहां पे कितना आ रहा है, 6। तो N इक्वल टू कितना हो गया, 6। अब बात आती है Q की। तो Q क्या हो जाएगा, रिएक्शन क्वोशिएंट, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। H2O यहां पे कैसा होता है, प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड को जो एक्टिविटी है वो 1 कंसिडर किया जाता है,
रिएक्शन क्वेश्चन क्यू के एक्सप्रेशन में लिखने की इसको जरूरत नहीं है, केवल किसको लिखना पड़ेगा, एक्वस आयन, एक्वस आयन, एक्वस आयन। तो कितना हो गया, क्रोमियम 3 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 14 डिवाइडेड बाई Cr2O7 2 माइनस डाइक्रोमेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 1। सिंपल है, नास्ट इक्वेशन यूज करो। नास्ट इक्वेशन में रिएक्शन क्वेश्चन क्यू का वैल्यू पुट करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू पुट करो और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू पुट करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। साथ ही साथ ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको रिडक्शन का निकालना है, तो रिडक्शन की टर्म में इक्वेशन बनाओ। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको ऑक्सीडेशन का निकालना है, तो ऑक्सीडेशन की टर्म में इक्वेशन बनाओ। सही है, काफी इजी था ये तो। नास्ट इक्वेशन अप्लाई करना भी बहुत इजी था और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना भी काफी इजी है। अब ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि कॉपर इलेक्ट्रोड की बात की गई है, ध्यान से पढ़ लो। कॉपर इलेक्ट्रोड मतलब सेटअप कैसा होगा कि कॉपर की रॉड होगी, नीचे कॉपर का सॉल्ट सोल्यूशन होगा। तो या तो कॉपर कॉपर 2+ में जाएगा ऑक्सीडेशन, या कॉपर 2+ कॉपर में जाएगा रिडक्शन। क्या पूछा है, व्हाट विल बी द न्यू रिडक्शन पोटेंशियल, पहले ही बता दिया। तो रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में या रिडक्शन की टर्म में ही हमें इक्वेशन लिखनी है। व्हाट विल बी न्यू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड व्हेन कॉपर 2+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻³ मोलर एट 298 केल्विन। कॉन्सेंट्रेशन आपने स्टैंडर्ड स्टेट से चेंज कर दी। स्टैंडर्ड स्टेट पे कितना होता है बेटा, 1 मोलर। अब इसने कितना कर दिया, 10⁻³ मोलर। कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा। कितना होगा अभी निकाल के देखते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो रिडक्शन की टर्म में आप इक्वेशन लिखिए। क्या लिखेंगे, कॉपर 2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन, इससे क्या बन गया, कॉपर सॉलिड। E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, E0 माइनस टेम्परेचर की वैल्यू देखिए कितना लिखा हुआ है, 298 केल्विन। तो ऐसा करता हूं कि मैं पहले से ही सारा कुछ मल्टीप्लीकेशन वाला जो यहां पे फॉर्म बनता है वही लिख देता हूं। वो कितना होगा, 0.0591 डिवाइडेड बाई n log Q। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है तो यहां पे क्या पुट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कॉपर 2+2 कॉपर, 2 इलेक्ट्रॉन गेन, रिडक्शन की टर्म में ही दे रखा है, नॉट लगा रखा है, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। तो कितना वैल्यू आ गया, ये 0.34 वोल्ट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो गई, 2। क्यों, रिएक्शन क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट अपने पास कौन है, कॉपर सॉलिड। कॉपर सॉलिड एक्टिविटी कितना होगा, 1, और यहां पर क्या आ गया, कॉपर 2+ एक्वस की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर कितना होगा, 1। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है। सॉल्व करो इसे तो कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 10⁻³ मोलर। तो ये हो जाएगा 10⁻³ पुट कर देते हैं वैल्यू, 10⁻³ पुट करो तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 0.34 वोल्ट माइनस इधर से कितना आ रहा है, ये 0.0591 को मैंने ले लिया 0.06 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 times 3 is 9, तो 0.34 माइनस 0.09 ये कितना हो जाएगा 0.25 वोल्ट। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और इस पर्टिकुलर मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे कॉपर की जो इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ जाएगा 0.25 वोल्ट। और आप देख लीजिए ये रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो गया, कम, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट पे कितना था अपने पास 0.34 वोल्ट। साथ ही साथ ये भी पता चल गया कि फैक्टर्स चेंज करने से इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इन विच सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ KMnO4। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर। कौन से सॉल्यूशन में KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग पावर ग्रेटर, मतलब कि क्या होगी, ज्यादा। और सॉल्यूशन अपने पास कौन सा दे रखा है, एसिडिक। एक बार एसिडिक सॉल्यूशन मतलब कि H2SO4 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.05 मोलर और एक बार दे रखा है 0.005 मोलर। दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है, इसका मतलब दो अलग अलग सिचुएशन है। तो दो अलग अलग सिचुएशन में इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होगा। किसी सिचुएशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा आएगा, किसी सिचुएशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम आएगा, और उसके हिसाब से मुझे यह बताना है कि ए सिचुएशन या बी सिचुएशन किसमें KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा।
सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना है तो खुद क्या होना है, रिड्यूस। खुद अगर रिड्यूस होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल की बात होती है। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो खुद रिड्यूस ज्यादा होगा, खुद रिड्यूस ज्यादा होगा तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज करेगा तो किसकी बात आ जाएगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर। यही आपको यहां पे कंपेयर करना है, ऑक्सीडाइजिंग पावर टू डिफरेंट सॉल्यूशन में कंपेयर करना है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ाने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको ए और बी सिचुएशन में KMnO4 का रिडक्शन पोटेंशियल ले आओ, जहां पर भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा मिल जाएगा ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसी हो जाएगी, ज्यादा। तो बताओ एसिडिक सॉल्यूशन में KMnO4, MnO4 माइनस किस में होता है बेटा, Mn यहां पे +7 में, और एसिडिक सॉल्यूशन में किस में चला जाता है, 2+ में। +7 से +2 खुद क्या हो गया, रिड्यूस, तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। क्या निकालना पड़ा है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपको निकालना है तो इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन इस इलेक्ट्रोड का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो इक्वेशन लिखते हैं, MnO4 माइनस से क्या बनाना है, Mn2+। रिएक्शन को बैलेंस करो, 4H2O इधर आ गया 8H+ प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। अब इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए जो कि आपको रिडक्शन की टर्म में दे रखा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दो सिचुएशन में निकालना है। पहली सिचुएशन में H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहां से लानी है, सेकंड सिचुएशन में H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहां से लानी है। तो बताइए E निकालना है, बाकी सब वही लिखना पड़ेगा। MnO4 माइनस से कहां जाना है, Mn2+। रिडक्शन पोटेंशियल आपको इसका निकालना है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा, लेट अस से कि वो कितना है, x। नहीं बता रखा तो मैंने मान लिया x, माइनस टेम्परेचर नहीं दे रखा है तो 298 कंसीडर कर लेते हैं, और ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, 0.0591 डिवाइडेड बाई n log Q इज इक्वल टू x माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास कितने हैं, 5, और log Q कितना हो जाएगा अपने पास, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। Mn2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, MnO4 माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, और H2O तो प्योर लिक्विड होता है इसीलिए इसकी एक्टिविटी कितनी होगी, 1। साथ ही साथ क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन और दे रखा है कि Mn2+ आयन का और MnO4 माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इक्वल। सही है, तो लिखें Q। तो Q कितना आ जाएगा, Mn2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 1 डिवाइडेड बाय MnO4 माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 1, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 8। इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो ये तो कट गया। आगे सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू x माइनस, इसको 0.06 लिख लेता हूं, मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय log Q। तो log Q कितना हो जाएगा, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 से नीचे रेज़ टू पावर 8 करना है। बताइए ए सिचुएशन में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन है 0.05 मोलर, और एक H2SO4 में 2 H+ अवेलेबल है, तो डबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि मोलैरिटी कितना आ जाएगा, 0.1। तो ये कितना हो जाएगा, log 0.1 कितना होता है, 10⁻⁻1 रेज़ टू पावर 8। इसका कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा देता हूं मैं। सेकेंड टाइम कॉन्सेंट्रेशन याद रखना 0.005 मोलर। तो यहां से अपने पास आ गया MnO4 माइनस टू Mn2+, रिडक्शन पोटेंशियल आ गया x माइनस log 10⁻⁻8, नीचे है तो ऊपर जाएगा तो 10⁻8, log से बाहर आ गया तो मल्टीप्लाइड बाई 8। ये ए सिचुएशन में। अब बी सिचुएशन में देखना, सेम यही इक्वेशन आएगी। रिडक्शन पोटेंशियल आपको निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, x 0.06 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय इधर कितना आ जाएगा, log Q। सेम का सेम। इसका जो रिएक्शन क्वेश्चन होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। उसमें भी Mn2+ और MnO4 माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, दोनों कट जाएंगे। नीचे केवल क्या यूज करना है, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट यूज करना है। और इस बार बी वाले ऑप्शन में 0.005 मोलर H2SO4 दे रखा है,
तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, डबल 0.01, दैट मीन्स 10⁻⁻² मोलर। अब यहां पे 10⁻⁻² मोलर पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻16 मोलर। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻16, और 10⁻16 मतलब कि log 10⁻16 में से 16 बाहर आ जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा इस बार वापस से 16। तो ये हो गया A सिचुएशन, ये हो गया B सिचुएशन। अब इन दोनों सिचुएशन में आप पता कर लो कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा, और यही क्वेश्चन पूछा था। तो x में से यहां पे ये माइनस हो रहा है और x में से माइनस यहां पे डबल हो रहा है, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू बेसिकली कम आएगी और A सिचुएशन में वैल्यू ज्यादा आएगी। तो A ग्रेटर देन B इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो A में अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो A वाली सिचुएशन में KMnO4 सॉल्यूशन, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा। सही है। और भी क्वेश्चन करते हैं, नास्ट इक्वेशन को हाफ सेल के लिए अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एट व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cr3 प्लस आयन, क्रोमियम 3 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता करनी है। जब डाइक्रोमेट आयन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, क्या दे रखा है, डाइक्रोमेट आयन, और बात कर रखी है रिडक्शन पोटेंशियल की। डाइक्रोमेट आयन का रिडक्शन पोटेंशियल विल बी हायर बाय, मतलब कि ज्यादा हो जाएगा 0.06 वोल्ट से देन इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। डाइक्रोमेट आयन का जो भी रिडक्शन पोटेंशियल है उससे हमें इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.06 वोल्ट से ज्यादा करना है, और ज्यादा करने के लिए क्रोमियम 3 प्लस आयन की क्या कॉन्सेंट्रेशन रहेगी। सॉल्यूशन आपको कैसा दे रखा है, एसिडिक, जिसकी पीएच कितनी है 0, और डाइक्रोमेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या दे रखी है 10⁻⁻² मोलर। डाइक्रोमेट आयन क्या है, Cr2O7 कौन सी बात कर रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की। रिडक्शन पोटेंशियल के लिए क्या करवाना होगा, रिडक्शन। तो डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम किस में होता है, +6 में। एसिडिक मीडियम में ये कहां चला जाएगा, +3 में। कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया पर क्रोमियम एटम, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब किसकी बात हो गई, रिडक्शन की। तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन आपको यूज करना पड़ेगा। अब बताइए, ये रिएक्शन आपको रिडक्शन के लिए यूज करना पड़ेगा। रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी वैल्यू से 0.06 ज्यादा होना चाहिए, फिर सॉल्व कर लेंगे हम। तो रिडक्शन के लिए ये जो इक्वेशन है, पहले तो आप इसे बैलेंस करो। कितना हो गया, ये क्रोमियम बैलेंस हो गया, वाटर बैलेंस हो गया, H प्लस आयन बैलेंस हो गए, और ये चार्ज बैलेंस हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड का पर्टिकुलरली एज अ कैथोड, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, एज अ कैथोड इसका हाफ सेल का रिएक्शन बैलेंस करके दे दिया। अब क्या बताना है कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है एसआरपी वैल्यू से कितना ज्यादा आना चाहिए, 0.06। तो लेट अस से कि इसके एसआरपी वैल्यू कितनी है, x। तो रिडक्शन पोटेंशियल इन पर्टिकुलर कंडीशंस में कितनी आनी चाहिए, x + 0.06। ठीक है, ये हो गया अपने पास रिडक्शन पोटेंशियल। ये हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय n log Q। 0.0591 को मैंने 0.06 ले लिया है अप्रोक्सीमेटली, और ये वैल्यू मैं यहां पे यूज कर सकता हूं क्योंकि टेम्परेचर नहीं दिया है। तो टेम्परेचर मैंने कितना कंसीडर किया है, 298 केल्विन। ओके, अब आपको क्या वैल्यू पुट करनी है, एन और क्यू की वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद आपके पास क्रोमियम 3 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। तो बताइए, ये इसमें से माइनस अगर करेंगे तो कितना हो गया, 0.06 इज इक्वल टू -0.06 डिवाइडेड बाई n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्वॉल्व इन बैलेंस्ड हाफ सेल रिएक्शन। तो कितना है वो अपने पास 6 log Q। बताइए, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का रिएक्शन क्वेश्चन लिखेंगे तो वाटर का एक्टिविटी तो क्या आएगा 1, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट लिखना है। प्रोडक्ट में कौन है, क्रोमियम 3 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय डाइक्रोमेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 14। 6 कितना हो गया, -6, दैट इज इक्वल टू लॉग क्रोमियम 3 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो निकालनी है। डाइक्रोमेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻², और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे रखी है ना, लेकिन pH तो दे रखा है। pH कितना है, 0। pH कितना होता है बेटा,
माइनस लॉग ऑफ H प्लस दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 0। तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, 1 मोलर। लॉग 1 कितना होता है, 0। तो 1 मोलर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है रेज़ टू पावर 14, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन बन गया, और इस पर्टिकुलर इक्वेशन में अपने पास केवल एक ही अननोन है। सॉल्व करो इसे। आंसर बहुत सिंपल है। हर बार हमने किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताने के लिए नास्ट इक्वेशन को ही यूज किया है। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6 इज इक्वल टू लॉग क्रोमियम 3 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू पावर -2। एंटी लॉग लो इसका, तो ये आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर -6। ये आ जाएगा अपने पास क्रोमियम 3 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 2, मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज़ टू पावर -8 स्क्वायर, और ये आ जाएगा क्रोमियम 3 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 रेज़ टू पावर -4 मोलर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाइक्रोमेट आयन का रिडक्शन पोटेंशियल अगर एसआरपी वैल्यू से 0.06 ज्यादा करना है तो क्रोमियम 3 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 10 रेज़ टू पावर -4 मोलर होनी चाहिए। कब, जब इस सॉल्यूशन का पीएच कितना हो, 0, मतलब H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, 1, और डाइक्रोमेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको क्या दे रखी थी, 10 रेज़ टू पावर -2 मोलर। काफी इजी क्वेश्चन था, नास्ट इक्वेशन बार बार अप्लाई करना है आपको, और क्वेश्चन में कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं, लेकिन आंसर किससे आ रहा है, नास्ट इक्वेशन से ही आ रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास कॉन्सेंट्रेशन सेल। बेसिकली डेलियल सेल या गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं। सेल में अभी भी एक स्पॉन्टेनियसली केमिकल रिएक्शन होगी, वो केमिकल रिएक्शन केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो उसी सेल का सेल पोटेंशियल हमें बताना होगा। लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन सेल उसी गैल्वेनिक सेल का एक टाइप है, और इसमें खास बात है। कॉन्सेंट्रेशन सेल की क्या खास बात होती है कि सेल के अंदर जो अपन कैथोड और एनोड बनाते हैं ना, वो कैथोड और एनोड दोनों ही सेम होता है, सेम मटेरियल का होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होती है। ठीक है, कैथोड और एनोड सेम मटेरियल का है। जैसे मान लो इधर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज किया है तो इधर भी क्या होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इधर जिंक वाला इलेक्ट्रोड यूज किया है तो इधर भी क्या होगा, जिंक वाला इलेक्ट्रोड। इधर सिल्वर वाला इलेक्ट्रोड यूज किया है तो इधर भी क्या होगा, सिल्वर वाला इलेक्ट्रोड। तो दोनों अगर कैथोड और एनोड सेम रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन सेल का ई नॉट सेल कितना आएगा, गैस करो। कॉन्सेंट्रेशन सेल का ई नॉट सेल कितना आएगा, 0, बिकॉज ई नॉट सेल इज इक्वल टू व्हाट, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। कैथोड एंड एनोड बोथ आर सेम, तो दोनों के एसआरपी को एक दूसरे से कैंसिल आउट करने के बाद कितना बचेगा, 0। तो ई नॉट सेल अगर 0 आ रहा है तो फिर ये सेल काम का किसका है, किसी भी काम का नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ई नॉट सेल 0 आ रहा है, ई सेल 0 नहीं आ रहा है, बिकॉज ई सेल किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, कॉन्सेंट्रेशन पे, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पे, इन सारी चीजों पे ये डिपेंड करता है। इसीलिए अपन कॉन्सेंट्रेशन सेल को पढ़ने वाले हैं। पर्टिकुलरली कोई भी कॉन्सेंट्रेशन सेल अगर आपको बना के दिया जाएगा तो उसका ई सेल आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो बताइए कि कॉन्सेंट्रेशन सेल किसको कहते हैं, जहां पर एनोड और कैथोड दोनों सेम मटीरियल के हो। कॉन्सेंट्रेशन सेल is composed of same electrode for anode and cathode but has different concentration of electrolyte। जो भी इलेक्ट्रोलाइट आपने कैथोडिक हाफ सेल और एनोडिक हाफ सेल में यूज किया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होती है, लेकिन इलेक्ट्रोड दोनों के दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड अगर दोनों के दोनों सेम हैं तो इसके लिए हम नास्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं और पता करते हैं कि कब ये सेल वर्क कर सकता है। सेल को वर्क करने के लिए क्या करना चाहिए, ई सेल का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, तो सेल वर्क कर रहा है। ई सेल का वैल्यू इक्वल टू 0 है, मतलब कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है, सेल ने काम करना बंद कर दिया है। और ई सेल का वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, वो पर्टिकुलर सेल सही नहीं बनाया आपने। तो बना देते हैं, सबसे पहले एक सेल बनाते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। किसका बनाए, तो सबसे सिंपल इलेक्ट्रोड अपने पास कौन सा होता है, मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट वाला, वही बना देते हैं। तो दोनों तरफ का जो इलेक्ट्रोड है वो सेम ही रखना पड़ेगा। लेट अस से कि मेटल ले लेते हैं अपन M,
और यहां पर इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन अपन मान लेते हैं कि मेटल की आदत है 2 इलेक्ट्रॉन देने की, तो M2+ आयन का दोनों तरफ इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन होगा। यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं C1, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं C2। सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करना पड़ेगा तो ये सेल काम करेगा, बीच में वोल्ट मीटर लगा देते हैं और ये पर्टिकुलरली अपने पास कॉन्सेंट्रेशन सेल का सेटअप हो गया। ठीक है, सेल का सेटअप हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैथोड का रिएक्शन लिखो, एनोड का रिएक्शन लिखो, कंप्लीट सेल का रिएक्शन लिखो। कंप्लीट सेल के रिएक्शन लिखने के बाद नास्ट इक्वेशन अप्लाई करो और देखो कि कॉन्सेंट्रेशन सेल किस तरीके से वर्क कर सकता है। तो कैथोड की अगर बात करें, कैथोड ये है। कैथोड की बात करें तो यहां पर मेटल सॉल्युबल सॉल्ट का इलेक्ट्रोड दे रखा है, तो यहां पर मेटल सॉल्युबल सॉल्ट के इलेक्ट्रोड में इक्वेशन क्या आता है, या तो M से M+ या M+ से M। रिडक्शन होता है कैथोड पे तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवाने पड़ेंगे, तो क्या लिखा जाएगा M2+ + 2 इलेक्ट्रॉन और इससे क्या बन गया M सॉलिड। और M2+ की कॉन्सेंट्रेशन यहां पे कितनी है, C2। अगेन एनोड की बात करें तो एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, तो M से क्या बनेगा M2+ एक्वस + 2 इलेक्ट्रॉन। और यहां पे M2+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन, इधर है एनोड, एनोड पे कितनी है बेटा C1, कैथोड पे कितनी थी C2। कंप्लीट रिएक्शन को अगर सेल की रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाए तो सारी चीजें कैंसिल आउट मत कर देना ना कि सर मेटल सॉलिड से मेटल सॉलिड गया, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गए और M2+ आयन से M2+ आयन चला गया और रिएक्शन हो गया 0, ऐसा मत कर देना, क्योंकि M2+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है दोनों हाफ सेल में सेम नहीं है। तो अगर आप इन रिएक्शन को मिलाते हो तो ठीक है कि मेटल सॉलिड आप हटा दो, क्योंकि सॉलिड प्योर सॉलिड का एक्टिविटी कितना होता है 1, उसको रिएक्शन क्वोशिएंट Q में कोई काम नहीं है। लेकिन आप कंप्लीट सेल को लिखोगे तो क्या आएगा, इधर आ जाएगा अपने पास M2+ एक्वस, कौन सा वाला C2 कॉन्सेंट्रेशन मतलब किसका, कैथोड का, और इधर आ जाएगा M2+ एक्वस जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है C1 और वो किसका, एनोड का। N = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 2। सारा सेटअप आ गया अपने पास, सेल की रिएक्शन भी आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके ऊपर नास्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे और नास्ट इक्वेशन अप्लाई करने के बाद बताएंगे कि अगर ये सेल वर्क कर सकता है तो किस कंडीशन में कर सकता है। सेल को वर्क करवाने के लिए ई सेल का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो नास्ट इक्वेशन बताइए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.591 डिवाइडेड बाय एन लॉग क्यू। टेम्परेचर का वैल्यू 298 है, ई नॉट सेल तो कितना होगा बेटा 0। बहुत सिंपल सी बात है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। कैथोड और एनोड दोनों सेम ही तो है, तो दोनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो ई सेल क्या हो गया अपने पास 0 है, तो यहां कितना आ गया -0.0591 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए यहां पे 2 लॉग क्यू। रिएक्शन क्वोशिएंट क्यू को लिखने के लिए सबसे पहले सेल की रिएक्शन पे ध्यान दो। सेल की रिएक्शन में क्या है, यही अपने पास मेटल का आयन है, कौन सा वाला, एनोड का, और इधर मेटल का आयन है, कौन सा वाला, कैथोड का। तो लिख देते हैं प्रोडक्ट साइड में एनोड वाला है और रिएक्टेंट साइड में कैथोड वाला है। अब आपको क्या करना है कि सेल को वर्क करवाना है। सेल को वर्क अगर करवाना तो ई सेल का वैल्यू क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये सेल का वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब आ सकता है बताओ। ई नॉट सेल इज इक्वल टू -0.591 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई लॉग क्यू। माइनस पहले से ही लगा हुआ है इसके ऊपर, तो अगर आप इस वैल्यू को पॉजिटिव चाहते हैं तो लॉग के अंदर से जो वैल्यू निकल के आनी चाहिए वो नेगेटिव आनी चाहिए, ताकि नेगेटिव और नेगेटिव मिलके क्या हो जाए, पॉजिटिव। लॉग के अंदर से नेगेटिव वैल्यू कब निकल के आ सकती है, जब ये रेशो कितना हो, लेस देन 1। तो M2+ एनोड डिवाइडेड बाय M2+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैथोड, ये रेशो आना चाहिए लेस देन 1। तो लॉग लेस देन 1 कितना होगा, नेगेटिव, और नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, सेल वर्क करेगा, यही इसकी वर्किंग कंडीशन होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कैथोड पे जो कॉन्सेंट्रेशन है आयन की
वो क्या होनी चाहिए, एनोड वाले आयन की कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके कॉन्सेंट्रेशन सेल वर्क करेगा। वापस से देखो, कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और उसके अंदर एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन चलता है। कॉन्सेंट्रेशन सेल की दोनों इलेक्ट्रोड सेम होती है, दोनों इलेक्ट्रोड सेल होती है, तो ई नॉट सेल का वैल्यू कितना होगा, 0। और अगर आप चाहते हैं कि ये सेल काम करे, तो सेल काम करने के लिए ई सेल का वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। ई नॉट सेल का वैल्यू कितना हो गया, 0। तो ये जो वैल्यू बची है ये पर्टिकुलरली पॉजिटिव आना चाहिए। यहां ऑलरेडी नेगेटिव लगा हुआ है, नेगेटिव लगा है तो लॉग क्यू की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। इसका मतलब लॉग के अंदर जो क्यू है वो कितना होना चाहिए, लेस देन 1। लेस देन 1 किया तो ये पर्टिकुलर रिलेशन निकल के आया अपने पास कि आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैथोड की ज्यादा होनी चाहिए और एनोड की कम होनी चाहिए, तब जाके कॉन्सेंट्रेशन सेल काम करे। सही है। हम बोले कि आप इसका आईयूपीएसी नोटेशन लिख के दिखाओ, तो ठीक है आईयूपीएसी नोटेशन लिख देते हैं, वो कोई बड़ी बात तो है नहीं। आईयूपीएसी नोटेशन लिखने के लिए आपको इलेक्ट्रोड का नोटेशन पता होना चाहिए, और यहां पे तो इलेक्ट्रोड काफी इजी है। कौन सी है, मेटल सॉल्युबल सॉल्ट। तो इसमें क्या बनता है, या सो M से M2+ बनेगा या M2+ से M बनेगा। एनोड साइड बताओ, एनोड साइड क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रोड मैंने लिखा एक्सट्रीम लेफ्ट में। सॉल्ट ब्रिज के पास क्या होता है, जिसका भी सॉल्ट सॉल्यूशन आपके पास है, इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन के अंदर जो आयन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, M2+। अपने आप से ही माना था मैंने कि मेटल की वैलेंसी 2 है। अगर मान लो मेटल की वैलेंसी n है तो क्या लिखना पड़ता, Mn+, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व होते हैं इसमें, n। आगे बताइए, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन। अगेन यहां पर वापस से जो इलेक्ट्रोड है मेटल की, उसको कहां लिखना पड़ेगा, एक्सट्रीम राइट में, और इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन को कहां लिखना पड़ेगा, सॉल्ट ब्रिज के पास। और इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन किसका, M2+ एक्वस आयन का। कैथोड में कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एनोड में कॉन्सेंट्रेशन क्या है। एनोड में कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, C1, और कैथोड में कितनी थी, C2। तो ये अपने पास पर्टिकुलरली कॉन्सेंट्रेशन सेल का नोटेशन हो गया। कॉन्सेंट्रेशन सेल के वर्क करने के लिए कंडीशन क्या हो गई कि जो भी आयन का प्रेजेंस अपने पास कैथोडिक हाफ सेल और एनोडिक हाफ सेल में है, उसमें कैथोड में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू एनोड, तब जाके इस पर्टिकुलर सेल के लिए ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव आएगा और तो ही ये सेल वर्क करेगा। इसके ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन करते हैं हम अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ई सेल। ई सेल आपको बताना है, तो ई सेल अगर बताना है तो नस्ट इक्वेशन का ही यूज करना है, और जो सेल है आपके पास नोटेशन उसका बना के दे रखा है। तो सेल का जो नोटेशन दे रखा है आप उसमें देखिए, एनोड और कैथोड दोनों साइड आपको कौन सी इलेक्ट्रोड दे रखी है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दोनों साइड इलेक्ट्रोड सेम दे रखा है, इसका मतलब कौन से सेल की बात आ गई, कॉन्सेंट्रेशन सेल की बात आ गई। सही है। अब कॉन्सेंट्रेशन सेल की बात है, दोनों साइड अगर अपने पास कैथोड और एनोड सेम है तो ई नॉट सेल का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। नस्ट इक्वेशन अप्लाई करके ई सेल का आंसर बताना है। तो ई सेल कितना होगा अपने पास, ई नॉट सेल -0.0591 डिवाइडेड बाय n log q। n और q की वैल्यू ही बतानी होती है मोस्टली, तो क्योंकि ये वैल्यू बताना तो बहुत आसान होता है। किसी भी नस्ट इक्वेशन वाले क्वेश्चन में ई नॉट सेल तो आपको दे दिया जाता है, क्योंकि कैथोड और एनोड का एसआरपी का वैल्यू अगर आपके पास है तो ई नॉट सेल निकालना बहुत आसान है। मोस्टली आपको क्या करना पड़ता है, सेल की रिएक्शन बनाने के बाद ही रिएक्शन क्वेश्चन क्यों आ सकता है, और तभी आपको यह पता चल सकता है कि रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। तो आप रिएक्शन अच्छे से बना लो, ये क्वेश्चन हमेशा ही सही होगा। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। व्हाई, बिकॉज एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड बोथ आर सेम, दैट मींस 0 वैल्यू आएगी। आगे, ई सेल इज इक्वल टू -0.0591 डिवाइडेड बाई n मल्टीप्लाइड बाई log q। n और q की वैल्यू बतानी है। n और q की वैल्यू बताने के लिए सेल रिएक्शन बनाना पड़ेगा, अभी बताया ये। तो ठीक है, सेल रिएक्शन बनाने के लिए आपको क्या बनाओगे, एनोड, और फिर क्या बना देते हैं, कैथोड। एनोड का है लेफ्ट हैंड साइड, किसका है, H2 और H+, इसका मतलब गैस इलेक्ट्रोड है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है तो आप उसी तरीके से इक्वेशन लिखो। तो H2 से क्या बनेगा, H+, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दैट मींस ऑक्सीडेशन। तो H2 से बना दिया मैंने H+। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन। सही है।
सिमिलरली कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो H+ से क्या बनेगा? H2। तो इसका इक्वेशन भी लिख दिया। कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने? 2। तो n का वैल्यू अपने पास कितना आ गया? 2। log Q की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कैथोडिक हाफ सेल और एनोडिक हाफ सेल को जोड़ के पर्टिकुलरली सेल रिएक्शन बनाना पड़ेगा। दोनों को जोड़ो। हाइड्रोजन गैस से हाइड्रोजन गैस कैंसिल आउट मत कर देना, क्योंकि दोनों जगह हाइड्रोजन गैस का एटीएम में प्रेशर अलग अलग दे रखा है। H+ आयन को H+ आयन से कैंसिल आउट मत कर देना, क्योंकि ये H+ किसका है? कैथोड का। वो H+ किसका? एनोड का। और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन दोनों सेल में या दोनों हाफ सेल में अलग अलग दे रखी है। तो आगे बढ़ते हैं। H2 गैस, और यहां लिख देता हूं एनोड, प्लस क्या हो गया? 2H+ आयन, और यहां लिख देता हूं कैथोड। इधर क्या आ गया? 2H+ आयन, इधर क्या हो गया? एनोड, और वापस से क्या आ गया? H2 गैस, और इधर क्या आ गया? वापस से कैथोड। तो Q का वैल्यू बताना। H+ आयन रेज़ टू पावर 2 एनोड वाला। हाइड्रोजन गैस, गैस के लिए क्या लिखा जाता है एक्टिविटी में? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस रेज़ टू पावर 1 किसका? कैथोड वाला। अब इधर आ गया रिएक्टेंट साइड, नीचे आता है रिएक्शन कोएफिशिएंट Q में। तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 2, H+ आयन है कैथोड वाला, और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस रेज़ टू पावर 1, ये पार्शियल प्रेशर है अपने पास एनोड वाला। वैल्यूज पुट कर देते हैं। H+ एनोड 10⁻³ और उसका स्क्वायर करना है तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर कैथोड, कैथोड ये है, और इसके हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना है? 10। H+ कैथोड वाला, कैथोड ये है, H+ कितना है? 10⁻⁻1, स्क्वायर करना है 10⁻⁻2 मल्टीप्लाइड बाय एनोड पे हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर, ये एनोड है, इस पे हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है? 1। सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? Q इक्वल टू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10⁻⁻3। तो Q की वैल्यू पुट कर दिया मैंने 10⁻⁻3। आगे बताओ ई सेल कितना हो गया? ये -0.591 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय -3। माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया यहाँ पे, और ई सेल का वैल्यू ये आ चुका है पॉजिटिव में। इसका मतलब ये जो कॉन्सेंट्रेशन सेल दे रखा है जिसमें दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज किया गया है, ये पर्टिकुलरली कॉन्सेंट्रेशन सेल वर्क करेगा, और ये जो रिएक्शंस है ये स्पॉन्टेनियसली होगी, जिससे कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। ये एक और क्वेश्चन है अपने पास कॉन्सेंट्रेशन सेल के ऊपर बेस्ड, काफी इजी क्वेश्चन है, और सेल का जो IUPAC नोटेशन दे रखा है उसको देख के ही पता चल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन सेल है। IUPAC नोटेशन में देखो आप कि मान लीजिए कि X एक मेटल है, सॉलिड स्टेट में दे रखा है, और वो क्या बनाता है? Xn+ एक्वस आयन। इधर वाला इलेक्ट्रोड और इधर वाला इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड दोनों सेम दे रखा है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन सेल की बात है। X से क्या बन रहा है? Xn+, और Xn+ से क्या बन रहा है? X। इस पर्टिकुलर सेल के लिए आपको ई सेल दे रखा है 0.029 0.029 वोल्ट। अगर यहां पे ई सेल है, पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब ये पर्टिकुलर सेल वर्क कर रहा है, और ये सेल अगर वर्किंग कंडीशन में है तभी इसका ई सेल पॉजिटिव है। और आपसे पूछा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, लिख देता हूं मैं, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ n। n अपने पास क्या है कि जो पर्टिकुलर मेटल है अपने पास X, वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रही है? n इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद कौन सा n बना रही है? Xn+। तो इस n की वैल्यू क्या हो सकती है कि x से क्या बन रहा है? X+, तो n का वैल्यू क्या होगा? 1। x से बन रहा है X2+, तो n का वैल्यू क्या होगा? 2। x से बन रहा है X3+, तो n का वैल्यू कितना होगा? 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सारी की सारी जानकारी दे रखी है। इलेक्ट्रोड दोनों के दोनों सेम है, इसीलिए आप इसको क्या बोलोगे? कॉन्सेंट्रेशन सेल, और इसका ई सेल आपको दे रखा है 0.029 वोल्ट। तो ई सेल दे रखा है मतलब कि नॉस इक्वेशन अप्लाई करो, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n log Q। n और Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, बिकॉज E0 सेल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। वाई? कैथोड एंड एनोड बोथ आर सेम। SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और ई सेल का वैल्यू कितना है? 0.29 वोल्ट। n और Q की वैल्यू बतानी है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेल का रिएक्शन लिखना ही पड़ेगा। तो अगर एनोड की बात की जाए तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन।
एक्स से बन रहा है एक्स एन प्लस या एक्स एन से बन रहा है एक्स, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, एक्स से एक्स एन प्लस बनाना पड़ेगा। एक्वस स्टेट में ये आयन होगा, एन इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए। कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो एक्स एन प्लस आयन एन इलेक्ट्रॉन गेन करके एक्स एस सॉलिड बना लेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आ गई तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास कितने आ गए, एन। अब बचा है क्यू। क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों सेल के रिएक्शन को ऐड करेंगे तब जाके कंप्लीट सेल रिएक्शन बनेगा। तो पहले कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखते हैं, तो सेल रिएक्शन आ जाएगा अपने पास। सॉलिड की एक्टिविटी तो वैसे भी 1 होती है, तो उसको सेल के रिएक्शन में लिखने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आगे रिएक्शन क्वोशिएंट क्यू की वैल्यू में इनको लिखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि इनकी एक्टिविटी कितनी है, 1। तो आप बेसिकली जिनकी एक्टिविटी हमें लिखनी है, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, किस किस की होती है, या तो गैशियस स्पीसीज की होती है या फिर एक्वस, तो उतना लिख देते हैं। गैशियस कोई है नहीं, एक्वस आयन लिख देते हैं। तो इधर एक्वस आयन क्या आएगा, एक्स एन प्लस, कौन सा वाला, ये कैथोड वाला, और इधर अपने पास कौन आएगा, वापस से एक्स एन प्लस, लेकिन इधर कौन सा वाला है, एनोड वाला। क्यों, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना, 1 है, तो क्या आ जाएगा, एक्स एन प्लस की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय एक्स एन प्लस की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 1। यहां एनोड है, इधर कैथोड है, तो एनोड पे क्या कॉन्सेंट्रेशन है, 1/20, और कैथोड पे क्या कॉन्सेंट्रेशन अपने पास, 1/2। तो Q की वैल्यू आ गई 1/10, दैट मींस 10 रेज टू पावर -1। पुट करो वैल्यू, 0.029 वोल्ट इज इक्वल टू -0.0591 डिवाइडेड बाय n log 10 रेज टू पावर -1 कितना हो जाएगा, -1। माइनस माइनस कितना हो गया, ये प्लस। इससे ये कितनी बार कट जाएगा, करीब करीब 2 बार। तो n इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 2। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया कि n इक्वल टू 2 है, और x जो मेटल है, इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट करता है, 2, और उसके बाद क्या बनाता है, बाईवैलेंट पॉजिटिव आयन।